वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में हम बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, जिसमें हम एक सीरीज में जो हम अध्ययन कर रहे हैं जनजातीय समाज, उनकी जो भौगोलिक उनका वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, साथ ही उनकी समस्याएं हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो एकीकरण की समस्या है, चाहे वो पिछड़ेपन की समस्या है, चाहे वो उनके आत्मसात्मीकरण अर्थात एसिमिलेशन की प्रॉब्लम्स है, तो उसके पीछे कारण क्या है, उन कॉजेज को आज यहाँ पर हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला इसमें जो कारण आता है वो आता है जिसको कहते हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन अर्थात भौगोलिक पृथक्करण। मैं हिंदी में लिखता जाता हूँ, भौगोलिक शब्दों से हम आसानी समझ पाएंगे कि क्या है ये समस्या। मतलब आप ये समझिए कि जनजातीय समाज की कोई एक समस्या नहीं है, या ये कहा जाए किसी जो उनकी समस्याएं हैं वो समस्याओं का कोई एक प्रमुख कारण नहीं है। जिस तरीके से उनकी तमाम तरह की समस्या है, उसी तरीके से उनकी समस्याओं के तमाम अनेक कारण हैं। वो कारण सामाजिक भी हैं, वो सांस्कृतिक भी हैं, वो आर्थिक भी हैं, वो राजनीतिक भी हैं। तो इसी तरीके से जो भौगोलिक पृथक्करण है वो उसका एक सबसे एक प्रमुख कारण है उनके बैकवर्डनेस का, उनके पिछड़ेपन का। अर्थात जो जनजातियां हैं, आपने देखे होंगे दुर्गम स्थानों में वो निवास करती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगलों में उनके निवास स्थान है। तो वहां पर क्या है कि जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करने की उनकी जो सुविधाएं हैं वो वहां पर नहीं पहुंच पाती। ना वहां पे हॉस्पिटल्स है, ना पर रोड की कनेक्टिविटी है, ना वहां पर पावर है, बिजली है। तो ये कोई भी सुविधाएं नहीं है, जिसकी वजह से वो जनजातियां पिछड़ती जा रही हैं। उनमें पिछड़पन का मेन कारण है ये। दूसरा इसमें जो कारण आता है वो आता है न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अर्थात नई प्रशासनिक व्यवस्था। नई प्रशासनिक व्यवस्था, अब देखिए कौन सी नई प्रशासनिक व्यवस्था है ये जो कारण है जनजातियों की समस्याओं का। तो इसमें बात आती है कि जैसे अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन अंग्रेजों ने एक नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। और वो नई प्रशासनिक व्यवस्था का क्या मतलब है, यहाँ पर सिंपल सा है कि जो जनजातियां हैं वो जनजातियां प्रशासनिक की जो व्यवस्था है वो स्वयं ही अपने उनके पास अपना एक सिस्टम होता है, अपना एक तंत्र होता है। अर्थात उसमें ही वो लोग अपने को स्थापित करते हैं, या जो प्रशासन है वो उन्हीं के लोग करते हैं, वही नियम बनाते हैं, वही नियमों को चलाते हैं, दंड व्यवस्था भी उनकी अपनी होती है। तो सारा सिस्टम उनका अपना होता है। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उनके लिए एक नई प्रशासनिक व्यवस्था बना दी, और उस प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारियों को बाहर से नियुक्त किया। उन प्रशासनिक अधिकारियों के आदेशों को मानना, उनके नियमों को मानना उन लोगों की समस्या हो गई, मतलब उनकी मजबूरी हो गई। तो जो भारतीय कानून है वो उन पर लागू होने लगे। उन नियमों के अनुसार उनको रहने के लिए, उनको जीने के लिए, उनको कार्य करने के लिए व्यवस्था किया जाने लगा। तो ये उनकी सबसे बड़ी एक समस्या उभर करके सामने आई, जो नई प्रशासनिक व्यवस्था है। क्योंकि इससे क्या हुआ, इन लोगों से उनका इंटरेक्शन भी मतलब हुआ। इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप उन लोगों के अंदर एक हीनता की भावना भी पैदा हुई कि हम बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, ये बहुत ज्यादा संभ्रांत है। तो इसी तरीके से तीसरी जो इसका कारण आता है वो आता है इंटरफेरेंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज अर्थात जो ईसाई मिशनरी हैं, ईसाई मिशनरियों का हस्तक्षेप, ईसाई मिशनरियों का हस्तक्षेप। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। जो ईसाई मिशनरी है, क्योंकि आपको जानते होंगे कि जो ईसाई धर्म है उनका मूल उद्देश्य होता है कि उसका प्रसार करना, प्रचार प्रसार करना, अर्थात उसकी संख्या को बढ़ाना। तो संख्या बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, वो तमाम प्रलोभन की बातें, प्रलोभन की चीजें वो करते हैं। तो उसमें क्या है कि जो पिछड़े समाज हैं, जिन लोगों के गरीबी है, जिन लोगों में समाज में उपेक्षित हैं, उनको कहते हैं हम मार्जिनलाइज कम्युनिटी। इस प्रकार के लोग क्या है कि कुछ सुविधाओं के लालच में आकर के वो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये लोग ईसाई बन गए। मैंने कल भी क्लास में बताया था आपको कि तमाम जैसे उसमें नागालैंड में, केरल में, असम में आप देखेंगे तमाम जनजातियां जो ईसाई बन गई हैं। तो क्या कारण, मतलब हुआ क्या जो इन्होंने हस्तक्षेप ईसाई मिशनरियों का, उसका मतलब ये है कि जब ईसाई मिशनरियों ने उनको प्रलोभन दिया कि भाई आप ईसाई हो जाइए और हम आपको ये सुविधाएं देंगे, वो ईसाई हो गए। फिर क्या हुआ कि उन पर कहा कि अब आपको जो ईसाई जो धर्म है उसके नियम है उनको आपको मानना है। अब वो उनके सामने समस्या आई कि जो उनके परंपरागत नियम है, परंपरागत जो उनकी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को कैसे छोड़ें। तो ना तो वो उन परंपराओं को छोड़ पा रहे, ना ही वो उनको एक्सेप्ट कर पा रहे। तो वो बीच की स्थिति में आ गए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या इनके सामने उभर के आई है।
ठीक इसी तरीके से अगली समस्या है इसमें, जिसको लिखा है एविडेंस ऑफ मिनरल्स इन ट्राइबल रीजन्स, अर्थात जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में जो क्या बोलते हैं इसको, खनिज पदार्थ है ना, मिनरल्स, क्षेत्रों में खनिज पदार्थों की बहुलता, खनिज पदार्थों की बहुलता। अब ये तो अच्छी बात है कि जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पर खनिज पदार्थों की बहुलता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम यहां पर है कि उन खनिज पदार्थों की बहुलता के कारण तमाम जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, या जो पूंजीपति लोग हैं, उनकी वहां पर हस्तक्षेप बढ़ गया, वो लोग वहां पर जाने लगे, और इससे क्या हुआ, वही सिचुएशन कि उन लोगों को आने से उनके बीच में जब उन्होंने देखा कि इनका जो जीवन जीने का तरीका है, इनकी जो जीवन शैली है वो उच्च कोटि की है, हम लोग निम्न कोटि के हैं, हम लोगों का जीवन बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, तो इस तरीके से उनके अंदर एक हीन भावना इसकी वजह से भी आने लगी। तो ये भी एक समस्या रही उनके पिछड़ेपन की। उसके बाद अगला आता है इसमें एक्सप्लोटेशन ऑफ एक्सटर्नल ग्रुप्स, अर्थात बाह्य समूहों द्वारा, बाह्य समूहों द्वारा, बाह्य समूहों द्वारा, एक्सप्लोटेशन मीन्स शोषण, ठीक है, बाह्य समूहों द्वारा शोषण। जो बाह्य समूहों से यहां पर मतलब है कि जो जनजातीय समूह नहीं है, जनजातियों से बाहर के समूह हैं, उन समूहों के द्वारा जैसे कुछ प्रलोभन दे दिए जनजातियों के लिए। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने चर्चा की थी कि इनके क्षेत्र में क्या है, खनिज पदार्थों की बहुलता है, थोड़ा सा इनको प्रलोभन दिया और वहां से जो खनिज पदार्थ है उनका वो दोहन करने लगे। इस तरीके से फिर अगला आता है कल्चर कॉन्टैक्ट, अर्थात संस्कृति संपर्क। चाहे जनजातीय क्षेत्रों में खनिज पदार्थों की बहुलता का कारण रहा है, चाहे बाह्य समूह द्वारा शोषण है, या ईसाई मिशनरियों का हस्तक्षेप है, इन सब के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि विभिन्न संस्कृतियां उनके संपर्क में आई, विभिन्न संस्कृति के लोग उनके संपर्क में आए, और उन्होंने कई सारी संस्कृतियों को एक्सेप्ट भी किया। मतलब कई जनजातियां हैं, या एक जनजाति के संपर्क में कई सारे संस्कृति हैं, तो थोड़ा थोड़ा सब संस्कृतियों का उन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो उससे क्या हुआ कि उनकी संस्कृति का तो पूरी तरीके से लोप हो गया, लेकिन 5 समूहों की संस्कृति मिली या 4 लोगों की संस्कृति मिली, उनमें से वो एक और नई संस्कृति का उदय हो गया। मतलब जैसे हमने सातवीकरण की समस्या को हमने जाना था, उसका मतलब ये था कि कई जो सामाजिक समूह है उनके संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप एक नया समूह बन जाता है, अर्थात कई संस्कृतियों को मिलाकर के कोई एक नई संस्कृति निकल के हमारे सामने आ जाती है। इस तरीके से विभिन्न संस्कृतियों को वो ग्रहण करता है। तो इसमें क्या है, तमाम संस्कृतियों के संपर्क में जब ये लोग आए तो इनकी संस्कृति का लोप हो गया या संस्कृति का ह्रास हुआ। और लास्ट इसमें जो इसका कारण आता है वो है न्यू पॉलिटिकल कल्चर, अर्थात नई राजनीतिक व्यवस्था, नई राजनीतिक संस्कृति लिख सकते हैं आप, क्योंकि यहां पर कल्चर लिखा है। नई राजनीतिक संस्कृति, नई राजनीतिक संस्कृति। नई राजनीतिक संस्कृति का मतलब है जैसे संवैधानिक व्यवस्था है, इनके लिए कुछ स्थान सुरक्षित रहते हैं, जो सरकारी नौकरियां उनमें इनके लिए रिजर्वेशन दिया गया है। इसके अलावा पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में जब कोई भी व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा होता है, ठीक है, इलेक्शन में कोई बंदा खड़ा होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बंदा उसको केवल कोई एक ही कम्युनिटी वोट कर रही है, उसको तो सारे लोग वोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहां से एक और समस्या का उद्भव हुआ, वो है गुटबाजी। इस नई राजनीतिक व्यवस्था ने गुटबाजी को जन्म दिया। गुटबाजी में क्या हुआ कि जिस गुट ने जिस व्यक्ति को वोट किया है, तो अगर वो सत्ता में आ जाते हैं तो वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और अगर मान लीजिए उसको पता है कि इस गुट ने मुझे वोट ही नहीं दिया है, इस जनजाति ने मुझे वोट ही नहीं दिया है, तो वो उनको लाभ नहीं पहुंचाते।
तो इससे क्या है कि उन समाजों का विकास हो रहा है जो जनजातियां राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय हैं और उनके चुने हुए विधायक या उनके चुने हुए एमपी सरकार में है। और ऐसी जनजातियां जिनके चुने हुए सांसद यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या विधायक नहीं बन पा रहे हैं, उन जनजातियों का विकास नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये यहां पर आप देख सकते हैं 7 कारण मैंने इसके लिखे हैं जो ट्रैवल प्रॉब्लम्स एंड बैकवर्डनेस के हैं, मतलब जो जनजातियां हैं उनके पिछड़ेपन के कारण है। तो मुझे लगता है कि आज की इस क्लास में इतना पर्याप्त है। अगर कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। जुड़ने के लिए, सुनने के लिए थैंक यू और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।